हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्री स्टडी पॉइंट। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ जो आपकी यूटेट से रिलेटेड है। अभी 29 सितंबर में जो यूटेट है उसका एग्ज़ाम हुआ था। बहुत ही अच्छा पेपर आया था और मोस्टली जो कंटेंट था वो पेडागोजी से रिलेटेड था। साथ ही साथ जो मैथ्स थी वो थोड़ी लेंथी कह सकते हैं लेकिन ईजी थी। जो आज की वीडियो है वो उसी से रिलेटेड है। मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये वीडियो है इसमें आपको पूरा सेट डी जो है वो पूरा सॉल्व होता हुआ मिलेगा। ठीक है, जो फर्स्ट सेक्शन होगा हमारा जिसमें फर्स्ट टू 30 जो है वो हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन। उसके बाद देन हम हिंदी जो है, हिंदी के क्वेश्चन होंगे हमारे, वो हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो लैंग्वेज फ़र्स्ट है वो हिंदी है और लैंग्वेज सेकंड जो है वो इंग्लिश है। तो आप अपने सेट के अकॉर्डिंग जो है वो देख लीजिएगा। अगर आपका सेट ए है, बी है या फिर सी है तो क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चंस जो है वो सेम ही रहते हैं। ठीक है, हिंदी के बाद हम इंग्लिश सॉल्व करेंगे। इंग्लिश के बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा वो मैथ्स होगी और मैथ्स के बाद लास्ट में हमारा ईवीएस वाला पोर्शन होता है। तो एक एक करके 1 to 150 जो क्वेश्चंस है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी और एक एक क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस भी करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है या फिर हो सकता है कि जो मैथ्स है, मैथ्स में कोई कैलकुलेशन में मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपकी वीडियो जो है वो हम शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम पेडागोजी का जो पोर्शन है वो डिस्कस करते हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, अगर हम इसमें बात करें तो जैसे कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के हिसाब से एक अच्छा शिक्षक वह है जो, दैट मीन्स कि जो हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसके हिसाब से एक अच्छा शिक्षक कौन होता है। तो बात करने वाले को दंडित करना, टीचर कभी भी बात करने वाले को दंडित नहीं करेगा, वो अच्छा शिक्षक नहीं होगा। उदासीन है, उदासीन शिक्षक भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि जब शिक्षक खुद ही न्यूट्रल होगा और खुद ही एक्टिव नहीं होगा तो बच्चे तो एक्टिव रहेंगे ही नहीं। ठीक है, थर्ड क्या होगा, कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है। टीचर को कभी भी कक्षा में वे ऑफ टॉकिंग जो है उस पर डांटना चाहिए अगर बच्चा बात ज़्यादा करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे को बार बार डांटती रहे या फिर बातचीत करने से बिल्कुल रोके। तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा इसमें, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन जो है वो उसका करेक्ट आंसर है, जो सोचता है कि बातचीत का सीखने के संसाधन के उपयोग के रूप में क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि बच्चे बातचीत कर रहे हैं तो वो गलत है। अगर वो पढ़ाई से रिलेटेड बातचीत करते हैं तो वो क्या होती है, अधिगम में सहायता करता है। ठीक है, आई होप जो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट का आंसर होगा करेक्ट डी। देन सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन जो होगा हमारा, आइए देखिए इसी में ही हम सेकंड क्वेश्चन अगर देखें, सेकंड क्वेश्चन है बच्चे को अपने अध्ययन में प्रयास हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा डी। ठीक है, बच्चे को प्रेरित करना, बच्चे को डांटना नहीं, बच्चे को नियंत्रण में रखना भी नहीं, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने में भी नहीं, बच्चों को प्रेरित करने में। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करें। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसके द्वारा दिया गया। देखिए, जो पेलाव है उसने क्या दिया था, उसने एक डॉग एक्सपेरिमेंट किया था। कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत था। लेव वाइगोस्की की सोशो कल्चर थ्योरी थी। ये किसने कहा था हमें, जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने कहा था कि जो विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक को विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। दैट मीन्स कि टीचर को जो है वो विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बड़ों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, पिता की तरह व्यवहार भी नहीं करना चाहिए, सामान्य व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। टीचर को कैसा व्यवहार करना चाहिए बच्चों के साथ, एक दोस्त की तरह। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करें हैं। फिफ्थ क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत कौन सा होगा हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इंग्लिश में भी साथ साथ क्वेश्चन है, जिसमें भी आप डिस्कस कर मतलब देखना चाहें वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन होगा हमारा, कक्षा कक्ष में जो टीचर है वो क्या करता है, शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। संप्रेषण की अगर हम बात करें तो जो हमारा क्या है, कम्युनिकेशन है। संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थी केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए और पाठ्यपुस्तक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए। तो उसका करेक्ट आंसर है उद्देश्य केंद्रित। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करें। 7वां क्वेश्चन है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना क्या है। ये क्या होगा हमारा, एक पॉजिटिव शाब्दिक पुनर्बनल, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बनल। तो 7th का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी।
8 क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले, देखिए, परामर्श में सम्मिलित नहीं है बच्चों के दृष्टिकोण को समझना, बच्चे को धैर्यपूर्वक सुनना, बच्चे को अनुशासन में रखना या फिर बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना। देखिए, जब हम बच्चों से बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, बच्चों के दृष्टिकोण को भी समझना होता है, बच्चे को धैर्यपूर्वक सुनना भी होता है और साथ साथ बच्चों के साथ हमें मित्रता की भावना भी रखनी होती है। लेकिन बच्चे को अनुशासन में हमें नहीं रखना, क्योंकि जब बच्चा है, स्टूडेंट है, तो वो अनुशासन में स्वयं भी रह सकता है। तो इसका इसने पूछा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं होगा, नॉट वाला क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्न में से खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो खेल शिक्षण प्रतिपादक कौन है? हमारे फोरबेल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट इसी में अगर हम कंटिन्यू करें, 10th क्वेश्चन है, विकास आगे बढ़ता है, विकास आगे क्या बढ़ता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, साधारण से सरल की ओर, जटिल से कठिन की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम कंटिन्यू करें, 11th क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है हमारा? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, शिक्षा। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी व्यक्तित्व विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या होना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। टीचर को क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या देना चाहिए? सीखने के लिए अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए। 13 क्वेश्चन होगा, कक्षा शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, कक्षा शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अधिगम आत्मविश्वास विकसित करना। तो उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। 14 क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर, दैट मीन्स टीचर की गुणवत्ता पर। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा डी। ठीक है, 14 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छे अध्यापक से अपेक्षा है कि वह बच्चों को अच्छी गुणवत्ता के नोट्स लिखवाए, वह बच्चे को अपने नोट्स स्वयं तैयार करने दे, वह बच्चे में विषय का पूर्ण ज्ञान विकसित करे या फिर वह बच्चे के चिंतन को उत्प्रेरित करे। तो उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, वह बच्चे के चिंतन को उत्प्रेरित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये हमारा 16 क्वेश्चन है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनने का अभ्यास करना, उन्हें अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देना, भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियाँ आयोजित करना या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है डी। 16 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। 7 क्वेश्चन की बात करें हम, कथन है कि प्रायः जो लड़कियां हैं वह विज्ञान में कमज़ोर होती हैं, यह क्या है? एक सत्य धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, अनुसंधान आधारित धारणा है या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, ये क्या है? एक जेंडर बायस जजमेंट है। 18 क्वेश्चन है, 2 से 6 वर्ष आयु की अवस्था कहलाती है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। जो जीन पियाजे है, जीन पियाजे ने बार बार बताया है कि 2 से 6 वर्ष की आयु हमारी कौन सी होती है? पूर्व बाल्य अवस्था। तो उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। 19 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समावेशी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, समुदाय के सहारे पर, अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर, शिक्षण अधिगम सामग्री की उच्च गुणवत्ता पर। करेक्ट आंसर होगा सी, अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 20 की तरफ अगर हम चलें, रीना हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि बीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। 21 क्वेश्चन है, बेंडोरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कौन सी प्रक्रिया होती है हमारी? पुनरावृत्ति। एक मिनट, इसका जो करेक्ट आंसर है पुनरावृत्ति नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिधारणा। ठीक है, रिटेंशन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, आप इसका कमेंट बॉक्स सेक्शन में भी बता सकते हैं आंसर्स। वैसे मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो प्रतिधारणा होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना विधि के प्रतिपादक है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक इज़ द करेक्ट आंसर। 22 का डी इज़ द करेक्ट आंसर। 23 क्वेश्चन है, जॉन डीवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। जॉन डीवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय के उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, प्रगतिशील विद्यालय, प्रोग्रेसिव स्कूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी द्वारा गणित में सीखी गई अवधारणा, विद्यार्थी द्वारा सीखी गई अवधारणा का उपयोग भौतिकी की कक्षा में किया जाता है, यह उदाहरण किसका है? हमारा पॉजिटिव अंतरण का। ए इज़ द करेक्ट आंसर। 24 का ए करेक्ट है। 25 की तरफ चलते हैं, विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। ए इज़ द करेक्ट आंसर। 25 का ए करेक्ट है।
26 है अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया है मैकडूगल द्वारा। ए इज़ द करेक्ट आंसर, 26 का ए करेक्ट। 27 क्वेश्चन है अधिगमी में विद्यालयों द्वारा वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने का अर्थ है। सी इज़ द करेक्ट आंसर, किसी बात को परख और सत्यापन के पश्चात ही स्वीकारना। 27 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। 28 की तरफ चलते हैं। कक्षा 1 व 2 के बच्चे पढ़कर शीघ्र सीख लेते हैं, लिखकर शीघ्र सीख लेते हैं, अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीख लेते हैं, या फिर डी मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीख लेते हैं। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। 28 का डी इज़ द करेक्ट आंसर। 29 है एक शिक्षक के पास होना चाहिए अपने विषय का ज्ञान, शिक्षण पद्धति का ज्ञान, छात्रों के विषय में ज्ञान, या फिर ऑल ऑफ दीज। टीचर के पास सब कुछ होना चाहिए, अपने विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए टीचिंग मेथड की, और नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स के विषय जो हैं उसका भी ज्ञान जो है उसके पास होना चाहिए। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, 29 का डी। नेक्स्ट चलते हैं 30 की तरफ। 30 क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षाओं से उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक समस्याओं से बचने के लिए हमें प्रयोग करने चाहिए केवल आवधिक परीक्षण, दूसरे विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा परीक्षण, कोई परीक्षण नहीं, या आवधिक परीक्षण सुधारात्मक उपायों के साथ। डी इज़ द करेक्ट आंसर, 30 का डी। देखिए आपके साथ मैंने अभी CDP के जो 30 क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगे होंगे, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपके CDP में कितना ओवरऑल रहा, ठीक है, कितने मार्क्स आपके आए हैं। देखिए नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। अगर हम भाषा प्रथम हिंदी की बात करें तो प्रथम भाषा जो है हमारी हिंदी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जो सेट है वो डी सेट है, ठीक है, सेम सेट है। और इसमें जब हम जो फर्स्ट लैंग्वेज है प्रथम भाषा हिंदी जो है उसके क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है, हाँ वृद्ध भारतवर्ष की संस्कार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, प्रस्तुत पद किस रचना से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है बी, भारत भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंद खन्नी का है, किसने ये उपन्यास लिखा है। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, चित्रलेखा। बी इज़ द करेक्ट आंसर 32 का। 33 देखते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार का नाम बताइए। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार का नाम बताइए। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए, रामधारी सिंह दिनकर। 33 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। 34 है हमारा, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ है। तो उसका करेक्ट आंसर है सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो द्विवेदी युग के नामकरण से लिया गया है, ठीक है। 35 की अगर हम बात करें, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर है इसका बी, सुमित्रा नंदन पंत को। 35 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। 35 के बाद हम चलते हैं 36 पर। 36 क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक गद्यांश है जिसको पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। 36, 37, 38, 39 4 क्वेश्चन थे यहाँ पर। ये गद्यांश आपने पढ़ ही लिया होगा, इसके जो आंसर्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट है यहाँ पर, प्रस्तुत पद में कौन सा छंद है। प्रस्तुत पद में कौन सा छंद है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दूत विलंबिती, ठीक है, करेक्ट आंसर है बी। 37 की अगर हम बात करें, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी, उपयुक्त पद में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। बी इज़ द करेक्ट आंसर, 37 का बी। 38 की तरफ हम चलते हैं, श्याम शरीर की कल क्रांति को शरद नील सरोहरी रजनी कहने में क्या साहित्य विशेषता है। तो इसकी साहित्य विशेषता क्या है, उपमान और उपमेय का अपभेद वर्णन किया गया है। 38 का करेक्ट आंसर है डी इज़ द करेक्ट आंसर। 39 की तरफ चलते हैं, गोरज शोभित दिशा से निकलते हुए ब्रज बल्लभ की तुलना किससे की गई है। 39 का करेक्ट आंसर है डी, अंधकार को दूर करने वाले चंद्रमा से। 39 के बाद चलते हैं 40 क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी एक गद्यांश था जिसको पढ़ करके 40, 41, 42 एंड 43 4 क्वेश्चन के आपको आंसर देने थे। गद्यांश आपने पढ़ लिया होगा, जो क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्रत्योत्पादिनी, ये वर्ड थोड़ा हार्ड सा था, शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, विश्लेषण। 40 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। 41 की अगर हम बात करें, ईर्ष्या की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, आलस्य और नैराश्य। बी इज़ द करेक्ट आंसर। 42 की अगर हम बात करें, 42 क्वेश्चन है, दूसरों से ईर्ष्या का भाव कब पैदा होता है। तो 42 का करेक्ट आंसर है ए, जब व्यक्ति आलस्य और नैराश्य से घिर जाता है। 42 का करेक्ट आंसर है ए। 42 के बाद हम चलते हैं 43 पे।
43 क्वेश्चन है हमारा, नैराश्य को दूर करने का उपाय क्या है? तो 43 का करेक्ट आंसर है हमारा बी। 43 का करेक्ट आंसर है बी, अपनी उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्न करना। 44 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नांकित में लिखित रचना का मूल तत्व क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी, शुद्ध वाक्य रचना। 44 का करेक्ट आंसर है बी, शुद्ध वाक्य रचना। 45 की तरफ हम चलते हैं। 45 क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या है? उसकी सर्वोत्तम विधि क्या है हमारी? आगमन विधि। 45 का बी इज द करेक्ट आंसर। 46 क्वेश्चन की हम बात करें, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र की उदात्त भावनाओं का अभिवर्धन। ए इज द करेक्ट आंसर। 46 का ए। 47 की अगर हम बात करें तो 47 क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण का कौशल्यात्मक उद्देश्य कौन सा है? कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, लोकाक्तियों व मुहावरों का व्यवहारिक प्रयोग। 48 की अगर हम बात करें, छात्रों की वित्तीय जन्य अशुद्धियों के निराकरण का सर्वोत्तम उपाय है? सी इज द करेक्ट आंसर, उपचारात्मक शिक्षण। 48 का सी। 49 की तरफ हम चलते हैं। शिक्षण कौशल की दृष्टि से अच्छा प्रश्न वह है जिसमें उसका उत्तर सन्निहित हो, जो द्व्यार्थक हो, जिसका उत्तर हाँ या नहीं में हो, जो छात्रों की अधिगम जन्य उपलब्धि का मूल्यांकन करने वाला हो। तो 49 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। 49 के बाद हम चलते हैं 50 क्वेश्चन पर। बहुत इजी क्वेश्चन था 50 क्वेश्चन। निम्नांकित में आयोगवाह वर्णन कीजिए। आयोगवाह अलग पता चल रहा है यहाँ पे, आ और अना। ठीक है, 50 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। 51 की हम बात करें, सूफी प्रेमाखंडीय काव्य परंपरा में आराध्य को किस रूप में देखा गया है? तो किस रूप में देखा गया है? प्रेमिका के रूप में। 51 का करेक्ट आंसर होगा डी। 51 के बाद चलते हैं 52 पे। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? 52 प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, यण संधि। कौन सी संधि है हमारी? यण संधि। 53 की हम बात करते हैं, निम्नांकित पद में कौन सा अलंकार है? बिनु पद चले, सुने बनुकान, कर बिनु करम, करे विविध नान। तो उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, विभावना। 53 का करेक्ट आंसर होगा बी। 53 के बाद है हमारा 54 क्वेश्चन, वाचस्पति शब्द में समास है। कौन सा समास है? अलुक्रय तत्पुरुष समास, बी। 54 का बी इज द करेक्ट आंसर। 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो मिश्र वाक्य है? बी इज द करेक्ट आंसर। शिक्षक जानता है कि कौन सा छात्र क्या है? प्रतिभाशाली है। 55 का बी इज द करेक्ट आंसर। 55 के बाद चलते हैं 56 पे। 56 क्वेश्चन है हमारा, कौन सा छंद जो है मात्रिक छंद नहीं है? 56 का करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, मालिनी। मालिनी इज द करेक्ट आंसर। 57 की अगर हम बात करें, 57 क्वेश्चन है, निम्नांकित में भार्गव्य का पर्यायवाची शब्द है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, पद्मा। पद्मा क्या है हमारा? भार्गवी का पर्यायवाची शब्द है। 57 के बाद चलते हैं 58 पे। 58 क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें, यथोचित शब्द का प्रयोग कीजिए। व्यंग लेखक सामाजिक डैश पर तीव्र प्रहार करते हैं। उसका करेक्ट आंसर होगा विद्रूपता। 58 का करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। 59 क्वेश्चन है, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है? ये मुहावरा है, तो पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। ओछे लोगों को मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। जो लोग कह देते हैं ना कि ओछे लोगों को मुंह लगा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये हमसे ही लाभ उठा रहे हैं, तो उसको कहते हैं पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े। 59 का करेक्ट आंसर होगा बी। 60 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60 क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुभाव किसे कहते हैं? 60 का करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, मनोभाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार को। 60 का करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। तो हिंदी के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। पहले CDP डिस्कस किया है और देन हिंदी डिस्कस की है। आई होप सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपको क्लियर समझ आए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम जो हमारा सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। इसके क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ ए परपेचुअल स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू विलेजेस आवर वाटर रिसोर्सेज। 61 का होगा हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर नेवर एंडिंग। ठीक है, 61 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। यहाँ पर सिर्फ हम आंसर्स जो है वो कंफर्म कर रहे हैं। अगर हम इसको एक्सप्लेन करने लगे तो वीडियो जो है वो भी बहुत लंबी हो जाएगी और इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि सभी को अपने आंसर्स जो है वो मिलाने हैं। ठीक है, मैच करने हैं। सो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं आपको। 62 की अगर हम बात करें, 62 क्वेश्चन है हमारा, ए मैन ऑफ ऑड एंड एबनॉर्मल हैबिटेट्स और बिहेवियर। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए, इकेंट्रिक। ए होगा इसका करेक्ट आंसर। 62 का करेक्ट आंसर होगा ए। 63 की अगर हम बात करें तो 63 है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू
63 का करेक्ट आंसर है सी, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। 63 का करेक्ट आंसर है सी। 64 क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग किसकी है यहाँ पर हमारी डी, एटिक्यूट। डी इज़ द करेक्ट आंसर। 64 के बाद हम चलते हैं 65 पे। 65 क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, बाय हुम वॉज इट डन। तो 65 का करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, हु डिड इट। 65 का करेक्ट आंसर है सी। 66 की अगर हम बात करें, पॉइंट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इंटीग्रिटी इन द बैकबोन ऑफ करेक्टर्स। 66 का करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, मेटाफोर। 67 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीमोरॉन। 67 का करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, डेफनिंग साइलेंस। 67 का करेक्ट आंसर है सी। 68 की अगर हम बात करें, कंप्लीट द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट मॉडल। 68 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, कुड। 68 का करेक्ट आंसर ए। 69 को अगर हम बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल्स। एंड 69 का जो है हमारा, द एग्स आर सोल्ड बाय डैश डोजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा द इज़ द करेक्ट आंसर सी। 69 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। 70 की अगर हम बात करें, द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज। तो एल और आर क्या होता है हमारे प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं, और एस और डब्ल्यू क्या होते हैं हमारे, सॉरी एल और आर जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं, और एस और डब्ल्यू क्या होते हैं हमारे प्रोडक्टिव स्किल। तो यहाँ पर पूछा गया है हमारा प्रोडक्टिव स्किल्स कौन से हैं, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। 70 का बी जो है वो करेक्ट आंसर है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। 70 के बाद हम चलते हैं 71 पे। आफ्टर ए स्टोरी टेलिंग सीजन, द लर्नर्स आर आस्क्ड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, दिस विल हेल्प द लर्नर्स। 70 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा डी, बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। 71 का डी इज़ द करेक्ट आंसर। 72 क्वेश्चन है, विच अप्रोच एम्फेसिस इंट्रैक्शन एज द मीन्स एंड द गोल ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ए। 72 का करेक्ट आंसर होगा ए, कम्युनिकेटिव। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करें, देखिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन, इंटेंसिव रीडिंग रेफर्स टू। इंटेंसिव रीडिंग क्या होगी, रेफर्स होगी। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, रीडिंग द टेक्स्ट इन अ पार्ट ऑफ डिटेल। 73 का करेक्ट आंसर है हमारा सी। 74 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 74 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मेक ग्रामर टीचिंग इफेक्टिव। ग्रामर टीचिंग जो है वो किससे इफेक्टिव होती है हमारी, 74 का करेक्ट आंसर होगा सी, ग्रामर टीचिंग शुड बी डन विद लोस्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारी ग्रामर टीचिंग्स क्या होगी, इफेक्टिव होगी। ठीक है, 74 का करेक्ट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले, 75 क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज नॉन एज। 75 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, सिमेंटिक। ठीक है, 75 का करेक्ट आंसर है हमारा डी। 76 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्टेंजा था जो आपको रीड करना था, और उसके बाद इस पैसेज को रीड करके कि आपको कुछ क्वेश्चंस जो है उनके आंसर्स देने थे। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 76 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लिड इन द पैसेज। तो 76 का करेक्ट आंसर होगा हमारा पी, लो एंश्योर पीपल्स रिलीजियस एंड सोशल राइट एब्सोल्युटली एंड अनकंडीशनली। 76 का करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। 77 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दे आर मेड ऑफ सिक्योर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिटीज अगेंस्ट द एफ्ट एंड डैमेज मीन्स दैट द लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, सेफ गार्ड्स पीपल्स पॉजिटिव अगेंस्ट बिगेन स्टॉलन और लॉस। 77 का करेक्ट आंसर होगा डी। 78 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इम्प्लीड इन द पैसेज। जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो किसके इम्प्लीड है, तो 78 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, द पुलिस चेक द सिटीजन्स वेयर दे आर गुड और बैड फ्रॉम वायलोटिंग द लॉ। 78 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। 79 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्रेस मोस्ट एक्यूरेटली द आइडिया कंटेन इन द फर्स्ट सेंटेंस। तो 79 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, इट इज़ इन एक्सपेक्शनल सर्कमस्टेंसेज दैट द आर्मी हैज़ टू एंश्योर पीस इन द कंट्री। 79 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। 80 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 80 क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैज़ द अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड रिस्ट्रेंड इन द पैसेज। अपोजिट मीनिंग बताना था किसका, रेस्ट्रेनेड का। तो उसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा हमारा ए, अनकंट्रोल।
ठीक है, 80 का करेक्ट आंसर होगा ए, अनकंट्रोल्ड। नेक्स्ट है हमारा एक स्टैंजा है, दोबारा से एक पैसेज था 81 to 85, जिसको रीड करके आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने थे। सो 81 क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, ए बेबी इज़ लाइकली टू फील मोर एट ईज विथ। 81 का करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, फिलो बेबीज। 81 का करेक्ट आंसर है बी। 82 क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ शुड द वर्किंग पेरेंट्स प्रोवाइड केयर टू देयर बेबीज़। तो 82 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, फाइंड ए प्राइवेट होम विद अदर इन्फेंट। 82 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। 83 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डॉक्टर बेंजामिन स्पॉक। 83 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ही राइट्स ऑन इशू रिलेटेड टू इन्फेंट। 83 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। 84 की तरफ हम चलते हैं, हु इज़ गोइंग टू गेट ए डायरेक्शन और क्लू फ्रॉम द फाइंडिंग स्टेट्स ऑन द पैसेज। तो 84 का करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, वर्किंग पेरेंट्स। 85 क्वेश्चन की बात करते हैं, द पैसेज इज़ ऑल अबाउट। द पैसेज इज़ ऑल अबाउट, इसका करेक्ट आंसर किसके ऊपर है, पूरा का पूरा पैसेज केयर फॉर बेबीज़, बेबीज़ की केयर के ऊपर। 85 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। देन 86 to 87 जो हमारे क्वेश्चन हैं, आइडेंटिफाई द सिगमेंट्स इन द गिवन सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, इफ़ देयर इज़ नो मिस्टेक द आंसर इज़ नो एरर। सो 86 जो है हमारा, 86 में जो एरर वाला पोर्शन है वो कौन सा है हमारा बी, आर इंटरेस्टेड। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, एरर है। तो 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा बी। 86 के बाद हम बात करते हैं 87 की। 87 क्वेश्चन जो है हमारा, इफ़ यू वेयर फॉलोइंग, सेम वही क्वेश्चन है, इनकरेक्ट बताना है हमें। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है हमारा सी। तो 87 का सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है, लेकिन जो आंसर आपको फिल करके आना था वो कौन सा था हमारा सी। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं 88 एंड 89 पे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88, ही वॉज एंग्री टू स्पीक टू मी। तो करेक्ट आंसर होगा टू, ही वॉज टू एंग्री टू स्पीक टू मी। 88 का करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। 89 की अगर हम बात करें, द कमिटेड लेफ्ट सीट्स आफ्टर डिसाइडिंग द मैटर्स। 89 की हम बात करें हैं, 89 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, देयर। 89 का करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनाटॉमी टू द अंडरलाइन वर्ड्स। 19 क्वेश्चन की हम बात करें हैं। सो द जजमेंट थ्रो दैट द ऑफेंस वॉज डेलिब्रेट। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यूनिटेंशनल, यूनिटेंशनल। ठीक है, 19 का करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। सो ये क्वेश्चंस जो थे आपके साथ ये मैंने डिस्कस किए एक एक करके। ठीक है, इसके बाद जो हमारा पोर्शन है वो मैथ्स वाला पोर्शन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सेट मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि सेट डी है, सी टेट सॉरी यू टेट का पेपर फर्स्ट है 29 सितंबर में जो हुआ है वही पेपर है ये सेम। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स बताए गए हैं वो एकदम करेक्ट हैं। हो सकता है मैथ्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो एकदम एग्जैक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, तो अगर आपके पास सेट डी है तो आप इजीली मिला सकते हैं कंटिन्यू, और अगर आपके पास सेट दूसरा है तो क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे, अदरवाइज जो क्वेश्चंस हैं वो सेम ही होंगे। ठीक है, पेजेस आगे पीछे होते हैं। तो मैथ्स की हम बात करते हैं। मैथ्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है हमारा 91 है, 16 संख्याओं का माध्य 8 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो नया माध्य होगा। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या का माध्य क्या है 8 है, 8 में हम 2 जोड़ देंगे तो ऑब्वियसली सी बात है क्या आ जाएगा हमारा 10। तो 91 का करेक्ट आंसर होगा हमारा 10। बहुत ईजी क्वेश्चन था, यहाँ पर सिर्फ मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ। अगर हम सॉल्व करने लगे, डिस्कस करने लगे क्वेश्चन को तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको करेक्ट आंसर बताए जा रहे हैं सॉल्व हुए हुए। 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा डी। 92 की बात करते हैं, यदि एक आयताकार खेत की लंबाई 48 मीटर तथा विकर्ण जो है वो 50 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, 672 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 672। 92 का करेक्ट आंसर है हमारा सी। 93 क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर तथा लंबाई जो है वो 35 सेंटीमीटर है, इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा हमारा 525। 93 का करेक्ट आंसर है बी। 94 क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर तथा परिमाप जो है वो 32 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। 94 का करेक्ट आंसर है हमारा ए, 9। तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी 9 सेंटीमीटर। 95 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। उसका क्षेत्रफल कितना आएगा हमारा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 95 का करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। 96 क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या 2:5
का अनुपात हो तो उनकी परिधियों का अनुपात होगा। उनकी परिधियों का अनुपात कितना होगा हमारा 2:5। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 2:5। 96 का करेक्ट आंसर है 2:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। गणित के सिद्धांतों, सूत्रों तथा विषयों का विश्लेषण करने के पर्याप्त उद्देश्यों को कहते हैं। प्राप्त उद्देश्य क्या कहते हैं हम? ज्ञानात्मक उद्देश्य। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। 97 का करेक्ट आंसर ए। 98 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 98 क्वेश्चन है रेखा गणित के विभिन्न मापों को पढ़ना कौन सा प्राप्त उद्देश्य है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? अनुप्रयोगात्मक, एप्लीकेशन पर्पस है। 98 का करेक्ट आंसर होगा बी। 99 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब छात्र को किसी नई समस्या को हल करना हो तो वह प्रयोग करता है, क्या प्रयोग करता है? वह विश्लेषण विधि, उसका एनालिटिक करता है, उसका एनालिटिक मेथड जो है वो यूज़ करेगा। तो 99 का करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। 100 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में जाते हैं? ज्ञात चीज़ों से अज्ञात चीज़ों की तरफ, नॉन टू अननोन, हम किस में जाते हैं? संश्लेषण विधि में, सिंथेटिक मेथड में। तो 100 का करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। 101 की बात कर लेते हैं। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है हमारी? अंक गणित। एवरी ईयर रिवाइज होता है ये क्वेश्चन कि द फर्स्ट डेवलपमेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज, उसका करेक्ट आंसर होता है आपका अरिथमेटिक। ठीक है, 101 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए। 102 की तरफ चलते हैं। 102 क्वेश्चन जो है आपका गणित की सर्वाधिक उपयोगी पुस्तक में क्या होना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न हेतु। ठीक है, तो 102 का करेक्ट आंसर होगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। 103 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित को सही क्रम में लगाइए। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी। ये वाला जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। 103 का बी क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। 104 की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 42.987 है। यदि उनमें से एक 12.46 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी? 3.45। 3.45 इज द करेक्ट आंसर। 104। नेक्स्ट है, यदि 5n-2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 135 तो n का मान होगा 105 का करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 105 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106। यदि x-6/4 माइनस x-4/6 इज इक्वल टू 1 माइनस x/10 तो x का मान होगा 106 का करेक्ट आंसर होगा हमारा 8। बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट मीन्स 10। 106 का करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। 107 क्वेश्चन है। दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल जो है वो 86 हो तो छोटी संख्या क्या होगी हमारी? 42। 42 इज द करेक्ट आंसर। 107 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 42। नेक्स्ट है, यदि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर 9 हो तथा उनका योग जो है वो 81 हो तो छोटी संख्या क्या होगी हमारी? 36। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 104 का डी। 108 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। 108 का करेक्ट आंसर है डी। 109 की बात करते हैं। 109 क्वेश्चन है, यदि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुना हो तो उनकी उम्र का योग 56 वर्ष हो तो पुत्र की उम्र कितनी होगी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 वर्ष। पुत्र की उम्र कितनी होगी? 14 वर्ष। 109 का करेक्ट आंसर होगा हमारा 109 का बी। 110 की तरफ चलते हैं। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। यदि उनका योग 135 हो तो बड़ी संख्या होगी 75। सी इज़ द करेक्ट आंसर। 110 का करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, 75। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी? 75। 111 क्वेश्चन की बात है। दो संपूर्ण कोणों के बीच 34 डिग्री का अंतर है। 34 डिग्री का अंतर हो तो छोटा कोण होगा, छोटा कोण कितना होगा हमारा? 73। 101 का करेक्ट आंसर है हमारा ए। 111 का करेक्ट आंसर होगा 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। संलग्न रेखा चित्र में x का मान होगा। ये आपको एक चित्र दिया गया है, इसमें हमें x का मान निकालना था। दैट मीन्स जो ये x है, x डिग्री जो लिखे हुए हैं इनका मान निकालना था। उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, 15 डिग्री। 112 का करेक्ट आंसर होगा बी। 113 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी त्रिभुज में एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगना तथा दूसरा कोण जो है वो सबसे छोटे कोण का 3 गुना है तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा? तो 113 का करेक्ट आंसर होगा 113 का सी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में हो तो न्यून कोण का मान कितना होगा? 114 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, 40 डिग्री।
40 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर। 114 का ए जो होगा वो करेक्ट होगा। 114 का हमारा ए क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है 115, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण 80 डिग्री हो तथा अन्य दो विपरीत आंतरिक कोण जो है वो 3:5 के अनुपात में हो तो न्यून कोण होगा। न्यून कोण कितना होगा हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा डी। 115 का करेक्ट आंसर क्या होगा डी, 30 डिग्री। नेक्स्ट है 116 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भुजाओं की लंबाइयों के संयोजन से त्रिभुज का निर्माण जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, तो इन सबको जब आप जोड़ के देखेंगे ए सी और डी को, तो आप देखेंगे त्रिभुज बन रहा है। लेकिन जब आप सेकंड वाले को जोड़ करके देखेंगे 2.5, 1.5 एंड 4, तो त्रिभुज जो है वो नहीं बनेगा। तो 116 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी। 116 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। 117 की बात करते हैं, एक व्यक्ति पहले 10 मीटर पूर्व की ओर तथा फिर 24 मीटर उत्तर की ओर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से उसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी। न्यूनतम दूरी कितनी होगी 26 मीटर। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 117 का जो सी है वो क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। 118 क्वेश्चन है, 6 मीटर तथा 11 मीटर ऊंचे दो खंबे एक समतल मैदान में 12 मीटर दूरी पर खड़े हैं। उनके शीर्षों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो न्यूनतम दूरी क्या होगी उनके बीच की 13 मीटर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। 118 का बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, किसी समषटभुज में सममित रेखाओं की संख्या होती है 119 कितनी होती है, सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है हमारी 6। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 6 इज़ द करेक्ट आंसर। 119, 120 लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ्स का। ठीक है, ये हम डिस्कस करें तो 120 क्वेश्चन है, किसी घनाभ में शीशों की संख्या होती है कितनी होती है शीशों की संख्या 8। तो 8 इज़ द करेक्ट आंसर। 112 का बी क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। आई होप जो मैथ्स के क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो आपको हेल्पफुल लगे होंगे और आपके मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट भी रहे होंगे। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका मैथ्स का स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ईवीएस की, पर्यावरण अध्ययन की। तो पर्यावरण अध्ययन के कुछ क्वेश्चन जो हैं 121 टू 150, 30 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण माध्यम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पर कुछ उद्देश्य दिए गए थे। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो दोनों मतलब जो ए बी सी डी थे इसमें आपको करेक्ट बताना था, तो उसका करेक्ट क्या होगा हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए बी सी और डी सभी क्या हैं हमारे करेक्ट हैं। तो 121 का 121 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। 122 क्वेश्चन की बात करें अगर हम, सतत पोषण विकास के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा उर्वरक एवं कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो 122 का 122 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। 123 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किसी खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः प्राथमिक जीव होते हैं। प्राथमिक जीव कौन होते हैं हमारे हर्बीवोरस। ठीक है, शाकाहारी। तो 120 का करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। 124 की तरफ चलते हैं। 124 है हमारा 124 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए सांप हो गया है, हवा है, आम का पेड़ है, लेकिन लकड़ी का मकान जो है वो क्या है हमारा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो 124 का करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। 124 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। 125 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम IEEP शुरू किया गया किसके किसके द्वारा शुरू किया गया था। यूनेस्को द्वारा किया गया था। तो 125 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए। 125 का करेक्ट आंसर ए, यूनेस्को। नेक्स्ट है 126 क्वेश्चन, पर्यावरण की कक्षा में समूह गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करते समय आप निम्नलिखित में से किस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ टर्म्स दी हुई थी, बच्चे के हित को शामिल करना, लड़के लड़कियों को समान रूप से रोचक लगे, महंगी सामग्री का प्रयोग, सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों हेतु रोचक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था आपका ए। महंगी सामग्री का प्रयोग ज़रूरी नहीं है कि महंगी सामग्री का प्रयोग करें, तो सी जो है वो कट हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, जिसमें ए बी और डी तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो 126 का 126 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट है 127। 127 क्वेश्चन है कि क्षतिग्रस्त जंगल को फिर से तैयार करने के लिए शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वन संवर्धन, सेविकल्चर। तो 127 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। 128 क्वेश्चन की बात करें, डैश के कारण भूजल समाप्त नहीं होगा। किसके कारण भूजल जो है वो समाप्त नहीं होगा। तो वनीकरण की प्रक्रिया के कारण, प्रोसेस ऑफ एफॉरेस्टेशन के कारण क्या होगा, भूजल समाप्त नहीं होगा। 128 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ए।
नेक्स्ट 729 क्वेश्चन है, अस्पतालों के जैविक कचरे के निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? तो कौन सा सबसे अच्छा तरीका है हमारा? भस्मीकरण, ए सी। 129 का करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। 130 क्वेश्चन की बात करें, पौधों जानवरों की प्रजातियों जो विशेष रूप से एक ही स्थान पर रहती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? स्थानिक, एंडेमिक, ए। 130 का करेक्ट आंसर होगा ए। 131 क्वेश्चन की तरफ चलें, फसलें जो बरसात में बोई जाती हैं कहलाती हैं, क्या फसल कहते हैं हम उनको? खरीफ की फसलें, ठीक है। 132 है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? हवा समाप्त नहीं हो सकती, मृदा भी समाप्त नहीं हो सकती, पानी भी समाप्त नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? वन। वन जो है वो समाप्त होने वाले संसाधन हैं। तो 132 का 132 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, 133 क्वेश्चन है, जल धारण क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? हमारी चिकनी मिट्टी में। तो 133 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी। बी इज द करेक्ट आंसर। 134 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए खतरा है? बढ़ते पौधे खतरा नहीं है, बढ़ती फसल भी खतरा नहीं है, ऑल ऑफ दीज भी जो है वो भी नहीं है। करेक्ट आंसर है हमारा बी, बढ़ती जनसंख्या, ठीक है। 134 का करेक्ट आंसर होगा बी, ग्रोइंग पॉपुलेशन। 135 क्वेश्चन की बात करें, अल नीनो। अल नीनो क्या है? इस क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि जो हमारा गर्म महासागरीय धारा है ये चलती हैं किसमें? समुद्र में। तो उसकी वजह से तूफान आता है जिसको हम क्या कहते हैं? अल नीनो, ठीक है। तो यहाँ पर गर्म महासागरीय धारा भी दे रखा है और सी स्टॉर्म, दैट मीन समुद्री तूफान भी दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। अगर आपको उसका करेक्ट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो बी है, समुद्री तूफान, सी स्टॉर्म, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि अल नीनो क्या है। 136 क्वेश्चन की बात करें, रश्मि अपने छात्रों को अपने चारों ओर देखने को प्रोत्साहित करती है और जो कुछ भी उनको अवलोकित किया उसकी व्याख्या करने को कहती है। शिक्षण की किस विधि का प्रयोग उसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? विशेष से सामान्य की ओर। तो 136 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, कि वो अपने आसपास की चीज़ों को देखें और बताएं क्या ऑब्जर्व किया। 137 क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है हमारा? हेमिज राष्ट्रीय पार्क, हेमिज राष्ट्रीय पार्क। 137 का करेक्ट आंसर होगा ए। 138 क्वेश्चन है, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिग्रेटेड एज लंग्स ऑफ अर्थ। तो किसको कहा जाता है? अमेजोन के जंगलों को, रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन। तो करेक्ट आंसर होगा डी, 138 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, सांस भीतर ली गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की 0.4% मात्रा होती है। तो 139 का डी जो है वो करेक्ट आंसर है। 140 क्वेश्चन है जिसमें आपको सुमेलित करना था, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है 140 का वो होगा बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर, 140 का बी। 141 क्वेश्चन है कि मल जल तालाब के चारों ओर कौन सा पादप यानी कौन सा पौधा लगाना चाहिए ताकि शुद्ध जलवाष्प प्राप्त किया जा सके? तो क्या लगाना चाहिए हमें? यूकेलिप्टस, सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। 141 का सी क्या होगा? करेक्ट होगा। 142 की अगर हम बात करें तो 142 क्वेश्चन है, ओजोन की मोटाई को किस इकाई में नापा जाता है? किस इकाई में नापा जाता है? डॉप्सन यूनिट में। 142 का करेक्ट आंसर होगा ए। 143 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पूसा सदाबहार नामक मिर्च की प्रजाति निम्न में से किस रोग को किसके प्रति क्या है? प्रतिरोधक है। तो 143 का करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? बहुत इजी क्वेश्चन था, 1986। कब पारित किया गया था? 1986 में। 145 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बिना पानी पिए सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है? देखिए ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर जो है वो करेक्ट कर पाए होंगे, अदरवाइज आपका आंसर जो है वो गलत हो गया होगा। उन्होंने पूछा है कि कौन सा जीव है जो पानी पिए बिना सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है, ठीक है। अगर पानी पिए बिना कहते हो तो कौन सा होता है? ऊँट। ऊँट क्या होता है? ऊँट लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वह कौन सा जीव है जो बिना पानी पिए, दैट मीन्स कि जो पानी पिए ही ना, बिना पानी पिए जो है वो अधिक समय तक जीवित रह सकता है। तो वो कौन है? हमारा कंगारू चूहा। 135 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। 146 क्वेश्चन की बात करें, एपिको आंदोलन के प्रेरणादाता कौन थे? सिंपल डायरेक्ट आंसर है पांडुरंग हेगड़े, ठीक है। तो 146 का करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। 147 क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, मछली में किस प्रदूषक पदार्थ की उच्च मात्रा पाए जाने पर उसे खाने से मनुष्य में मिन्ना माता रोग जो है वो उत्पन्न हो जाता है?
ठीक है, तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है किसकी वजह से, तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी। 147 का करेक्ट आंसर होगा बी, मरकरी, पारा। 148 क्वेश्चन है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात फ्लोरा फ्यूना के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों की सहायता करेगा, किसमें सहायता करेगा, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ने में। तो 148 का करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। ठीक है, 149 क्वेश्चन है हमारा, जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्या लाभ पहुंचाता है, विषयों को बच्चों में अनुभव संसार में जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो 149 का करेक्ट आंसर होगा हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 150 क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्या हो जाता है, ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। ठंडा रेगिस्तान क्या है हमारा, लद्दाख, जहाँ पर पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे आपको, किसके, रेत के, लेकिन वो एरिया कैसा है हमारा, ठंडा है। तो 150 का करेक्ट आंसर होगा हमारा लद्दाख। ठीक है, सो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं सभी क्वेश्चन 1 to 150, 1 से लेके 150 तक के सभी क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए हैं एक एक करके। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और आप सभी कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर बताएं कि किसके कितने मार्क्स जो हैं वो बैठे हैं। और एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि जो सेट है वो डी सेट है। ठीक है, सी टेट का पेपर फर्स्ट है 29 सितंबर 2023, डे फ्राइडे में जो हुआ था। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टाइम टू टाइम मैं कुछ टॉपिक्स की जो वीडियो है वो भी डालती रहती हूँ, बहुत ईजी नोट्स के साथ, हिंदी और इंग्लिश में। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर उन्होंने यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकंड का जो पेपर है वो दिया है और वो अपना पेपर जो है वो मिलाना चाहते हैं। ठीक है, आंसर की जो है वो मैच करना चाहते हैं तो ईजिली कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो में पूरा ही पेपर जो है वो सॉल्व करा दिया गया है। और जल्दी मैं आपके साथ यूटेट सेकंड का पेपर जो है वो भी लेकर के आती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन वॉचिंग माय वीडियो, एंड वंस अगेन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।